सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोहण का पाठ नंबर 15 और पाठ का नाम क्या है? चार्ली चैपलिन यानी हम सब। पिछली कालांश में हमने इस पाठ का पठन करना शुरू किया था। हमने स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन किया था। आज हम इस पाठ को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी पुस्तक और पेंसिल साथ रखिए। पहली जो कालांश थी हमारी, उसमें हमने जाना कि चार्ली चैपलिन किस प्रकार के कलाकार थे और किस प्रकार उनके परिवार में कौन कौन था, कहां से उनको ये प्रेरणा मिली और क्या क्या उन्होंने किया। आज हम उसी से आगे उनकी जो एक घटना है जीवन से जुड़ी, सबसे पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद आगे अपने चैप्टर को बढ़ाएंगे। देखिए अब पेज नंबर 122, 122 पेज निकाल लीजिए बेटा। आप देखिए, ओकर स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय लिए। वो क्या थे? स्नेह, करुणा और मानवता। इसको छात्रों, उनकी माँ ने कहा कि आपके अंदर इन 3 गुणों का समावेश होना जरूरी है। स्नेह होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए और मानवता होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, इन 3 चीजों को आपको नहीं भूलना। और यही चैपलिन ने अपने जीवन में अपनाया। ये 3 चीजें उन्होंने अंत तक अपने जीवन में बरकरार रखी। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। दूसरी घटना भी दिल को छूने वाली है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था, जहां पर पशुओं को काटा जाता था। ठीक है, वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां से ले जाता देखता। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। एक भेड़ कसाईयों के हाथ से जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले उसको, क्योंकि जो जानवर है वो तेज भागता है और इंसान कम तेज भागता है। कई प्रकार वो फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगाने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और अंत में क्या किया, और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या हुआ होगा। वो सोचने लग जाते हैं उस बेचारी भेड़ ने क्या किया है और उसके साथ ये क्या क्या करेंगे। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ता है। उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। वो अपनी माँ के पास रोता रोता जब आता है तो वो क्या बोलता है कि वे उसे मार डालेंगे, वे उसे मार डालेंगे। ये कहता हुआ वो माँ के पास पहुंचता है। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, वसंत की वह बेलोस दोपहर का वर्णन है और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही, जो भेड़ को पकड़ने वाली थी। और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की जो भूमिका थी वह तय नहीं कर दी। त्रासदी और हास्य उत्पादक तत्वों के सामंजस्य की, जो वो हंसी का पात्र थे और त्रासदी वो दुख था। उसी घटना ने आगे क्या जन्म लिया है छात्रों। अब देखिए, भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। जो भारतीय कला है, आर्टिस्ट लोग हैं और सौंदर्य जो उसमें पैदा होता है, उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठकर ही माना जाता है। जीवन में हर्ष और विषाद, मीन्स दुख और सुख आते रहते हैं। ये संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। ये हर मनुष्य को पता है कि जीवन में सुख और दुख तो आते हैं, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना, किसी के प्रति करुणा होना और उसको हास्य में बदलना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। जिस प्रकार भेड़ के उदाहरण से उन्होंने बताया
कि उस भेड़ के प्रति हमें दया करनी चाहिए थी, न कि हंसने का भाव होना चाहिए था। रामायण और महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है। अब ये बताया गया है कि लोग दूसरों पर हंसते हैं। कभी उन्होंने ये सोचा है कि लोग हमारे ऊपर ऐसा, हम क्यों दूसरों पर हंसे, हम खुद को ऐसा बनाएं कि लोग हम पर हंसे? कोई नहीं चाहता छात्र। देखिए, रामायण और महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है, और अधिकांश जो है वह पर संताप से प्रेरित है, दूसरों की पीड़ा से जो प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए है, सद मीन्स अच्छे व्यक्तियों के लिए, और कभी कभार दुष्टों के लिए है जो करुणा है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक होते हैं वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करते हैं, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। सामंजस्य मीन्स तालमेल। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। विदूषक का काम क्या होता है? दूसरों को हंसाना, जो चैपलिन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य प्रस्तुत होता है। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में बदल जाएगी, और इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिलोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को स्वीकारती है। एक बत्तख कहाँ रहती है? पानी में रहती है, और उन्होंने ये सारा स्वीकार कर लिया। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। किसी विदेशी जो कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं, और अक्षम्य है एक तरह की कला की सार्वजनिकता की ही रेखा है। किसी भी समाज में गिने चुने लोगों को, अब आ जाते हैं हमारे फिल्मी हीरो हीरोइन, कि किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को, गिनती चुनती के लोगों को, जैसे अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है, कि उसकी हरकतों को देखकर हम बोल देते हैं चार्ली है ये चैपलिन है, ये जोकर है, ये जो भी है, जॉनी वॉकर, क्योंकि वो भी हंसाने का विदूषक का काम करता है। वह स्वयं एक स्वीकार उक्ति है, और वो स्वीकार भी करते हैं कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता ही है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नीति का विदूषक है, क्लाउन है, जोकर या साइड किक है। ये उनको नाम दिए गए हैं कि मनुष्य स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाई हुई जो विदूषक भी है, क्लाउन भी है, जोकर भी है और साइड किक भी है। वह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था, और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक जो स्वीकृति है, राजकुमार ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। इसमें राजकुमार के अंदर वो कला है जो चैपलिन के अंदर थी। क्लियर? अब देखिए, आवारा सिर्फ द ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का ये एक रूपांतरण था, भारतीयकरण था, जो राज किसने? कपूर ने आवारा में किया। वह अच्छा ही था कि राज कपूर के चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की, कि लोग मुझे ये बोलेंगे कि उन्होंने आपने उनकी नकल की है। उन्होंने ये नहीं सोची, और उनका ही तरह से चैपलिन का रोल उसने अदा किया। राजकुमार के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों
कदमों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। छात्रों, इसको रेखांकित करो। आवारा और 420 से पहले जो फिल्मी नायक थे वो अपने ऊपर हंसने की उन पर परंपरा नहीं थी। 1953 1953 और 1957 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राजकुमार चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। उधर वो अंतिम बना रहे थे और जो राज कपूर थे वो हमारे भारतीय जो थे वो अपनी शुरुआत कर रहे थे चैपलिन के रोल के अनुसार। फिर तो दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके थे। उन्हीं के कदमों पर वो चलने लगे जिन जिन के ये नाम लिए गए हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्य पैदा दोनों का था। किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद, उसका दुख व्याख्या ही स्वीकार की गई है, उसका दुखांत पाठ ही लिया गया है। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती हैं। ठीक है, चार्ली की अधिकांश जो फिल्में हैं भाषा का इस्तेमाल वो नहीं करती, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ता है। वो मानव जो चाहता है वहां तक पहुंच जाती हैं। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, लेकिन वे चैपलिन तक नहीं पहुंच पाए। जो चैपलिन में वो कला थी, यहाँ के कलाकार या हीरो या हीरोइन वहां उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाए जो चैपलिन में था। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता है। इसको छात्रों रेखांकित करो। तो है ही सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी जो संस्कृति है को विदेशी नहीं लगते। वो जहां का रोल अदा करते हैं वैसे ही बन जाते हैं, वो विदेशी अपने आप को नहीं दिखाते। यानी उनके आसपास जो भी चीजें अड़ंगे हैं, खलनायक हैं, दुष्ट औरतें हैं आदि रहती हैं, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। छात्रों, इसको रेखांकित करना। कितनी अच्छी लाइन बोली है कि चाहे वो कोई भी है, चाहे विदेश है या प्रदेश है, वो बन जाते हैं और चैपलिन हम सब बन जाते हैं। चार्ली के सारे शब्दों से हमें यह पता लगता है कि यह मैं भी हो सकता है, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। वो मैं वाली बात हम में नहीं है, हम वाली बात लगती है। हम में क्या होता है कि हम सब आ जाते हैं और मैं में सिर्फ अहम झलकता है, उसका अहंकार झलकता है अहम में, और हम में हमारा अपनापन झलकता है। इसलिए कभी भी जब हम कोई काम करते हैं हम ये बोलते हैं कि हमने ये काम किया, मीन्स उसमें हमारा अहम भाव नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं छात्रों कि मैंने ये काम किया, इसमें आपका अहम भाव झलकता है, जो चार्ली चैपलिन में नहीं था। वो हमेशा हम चाहते थे, हम बोलते थे, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन यानी चार्ली चैपलिन ने बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन किड्स हास्य का काव्य है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है। जो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यासकार हैं, उनकी बात की गई है। एक होली का त्योहार छोड़ दें, आप त्योहार की बात देखें छात्रों, तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानने बूझते हास्यमत बना डालने की परंपरा है ही नहीं। होली का एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और हंसते हैं। गांव और लोक संस्कृति में तभी वह शायद हो, नगर की सभ्यता जो शहर की सभ्यता है उसमें ये नहीं है। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वे अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है, जब कैसे हंसता है अपने ऊपर, जब वह स्वयं को गर्वोन्नत आत्मविश्वास से लबरेज सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने ब्रजा कठोराणी
अथवा मृदुनी क्षण में दिखलाता है, तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हो चुका है कि सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठती है जब भी वो हंसाने का काम करता है। अपने जीवन के अधिकांश आधे से ज्यादा हिस्सों में हम चार्ली के टीली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लव्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं, कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, ठीक है, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। इसको रेखांकित करो। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरम उत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा हमारा चार्ली चार्ली हो जाता है। क्लियर छात्रों? ये आपका चार्ली चैपलिन चैप्टर जो था ये सिर्फ पढ़ने के लिए था, ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। लेकिन जो हमने ये पाठ पढ़ा चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसमें से बेटा एक एक्टिविटी जरूर करनी है, और एक्टिविटी ये है कि चार्ली चैपलिन का जो भी आपको किस्सा अच्छा लगा है उसकी एक छोटी सी चित्र बनानी है और वो दूसरा नाम देना है कि आप उसका क्या दूसरा नाम दे सकते हो। छोटी सी एक्टिविटी है, करोगे ना? ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले कालांश में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपको सिर्फ ये चैप्टर पढ़ना है और छोटी सी गतिविधि करनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।